गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है क्रिया। तो प्यारे बच्चों, आप जैसा जानते हो क्रिया का अर्थ क्या होता है? किसी काम का होना या करना। किसी काम का होना या करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो क्रिया की परिभाषा है जो शब्द किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जो शब्द क्या कराते हैं? किसी काम के होने का या करने का, कोई काम हो रहा है या करने का, कोई काम किया जा रहा है उसका बोध करवाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, खाने का काम करना, पीने का काम करना, हंसना, दौड़ना, दौड़ने का काम करना आदि, ये सब क्या है? क्रिया है। तो खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, हंसना, भागना, दौड़ना, ये सब क्या है? ये क्रिया है। विशेषतः हिंदी के अंदर जिन शब्दों के साथ में, क्रियाओं के साथ में ना जुड़ा होता है, धातु के साथ में, वो क्रिया होती है। जैसे खाना, पीना, हंसना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, नाचना, गाना, पीना, रोना आदि सब क्या है? आदि सब क्रिया है, क्रिया शब्द हैं। वाक्य के अंदर देखें हम तो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। अब आकाश में पक्षियों द्वारा क्या काम किया जा रहा है? वो क्या काम कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। तो इस वाक्य के अंदर क्या है? उड़ रहे क्या है? क्रिया है। उड़ रहे क्या है? क्रिया शब्द है। कौन से? उड़ रहे हैं, ये क्या है? ये क्रिया शब्द है, क्योंकि पक्षियों द्वारा क्या किया जा रहा है? काम, उड़ रहे हैं। तो ये पक्षियों द्वारा जो काम किया जा रहा है वो शब्द क्या है? उड़ रहे हैं, ये क्रिया शब्द है। ऐसी वर्षा को देखकर किसान झूम उठा। तो किसान वर्षा आने पर वर्षा को देख करके झूम उठा, खुशी के मारे क्या करने लगा? वो झूमने लगा, झूम उठा, प्रसन्नचित हो गया, बहुत खुश हुआ वर्षा को देख करके। तो किसान ने क्या किया? झूम उठा। किसान ने क्या काम किया? झूम उठा। तो ये झूम उठा जो शब्द है वो क्या है? क्रिया है। अब इसे देखो आप, धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के मूल रूप क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे चल, खा, रो, दौड़, उठ, गा आदि, इन्हें कहते हैं धातु। इन्हें क्या कहते हैं? धातु। ये क्रिया का मूल रूप होते हैं। धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप होता है। और हम हिंदी के अंदर जैसे क्रिया बनाते हैं, क्रिया का हम सामान्य रूप बनाते हैं हिंदी में। तो क्रिया का सामान्य रूप कैसे बनता है? क्रिया के मूल रूप में क्या करते हैं हम? क्रिया के मूल रूप में हम ना जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ना प्रत्यय जोड़ देते हैं। और ना प्रत्यय जोड़ करके हम क्या करते हैं? क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं, या हिंदी में हम क्रिया का निर्माण करते हैं, हिंदी में हम क्रिया बना लेते हैं। जैसे चल के साथ में ना जोड़ दिया तो चलना बन गया। खा के साथ में ना जोड़ दिया तो खाना बन गया। रो के साथ ना जोड़ दिया तो रोना बन जाएगा। दौड़ के साथ में ना जोड़ दिया, दौड़ के साथ में ना जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? दौड़ना बन जाएगा। उठ के साथ ना जोड़ दिया तो उठना बन जाएगा। गा के साथ ना जोड़ दिया तो गाना बन जाएगा। भाग के साथ ना जोड़ दिया, भागना बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, या ये कहें कि हिंदी के अंदर क्रिया का निर्माण हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्रिया की परिभाषा याद करनी है। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। और जैसे खाना, पीना, हंसना, दौड़ना आदि। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी द्वारा जो काम किया जा रहा है ये क्रिया शब्द है। वर्षा को देखकर किसान ने क्या किया? झूम उठा। किसान के द्वारा क्या काम किया गया? वह झूमने लगा, तो झूम उठा क्रिया शब्द है। तो मूल रूप धातु, धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे चल, खा, रो, दौड़ आदि, इनके साथ ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, या ये कहें कि हिंदी के अंदर क्रिया का निर्माण हो जाता है। इसके बाद आ जाता है क्रिया के भेद। इन सब के बाद क्या है? क्रिया के भेद। क्रिया के जो भेद हैं वो दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कक्षा 1 से 5 तक कर्म के आधार पर, कक्षा 1 से 5 तक
कर्म के आधार पर भेदों का वर्णन दिया जाता है सिलेबस में। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और कक्षा 5 के बाद 6 से लेकर आगे की कक्षाओं के लिए कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर दोनों ही प्रकार के भेदों का वर्णन सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। तो कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं वो कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं उनका वर्णन पढ़ेंगे। और आगे के जो बच्चे हैं 6 से बाद की क्लासों के बच्चे जो हैं वो संरचना के आधार पर और कर्म के आधार पर दोनों भेदों का वर्णन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक, अ का मतलब होता है बिना कर्म के जो क्रिया प्रयुक्त होती है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। कर्म रहित क्रिया, जो क्रिया कर्म रहित हो, कर्म के बिना प्रयुक्त हो, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। परिभाषा क्या है? जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया का व्यापार और फल, मतलब जो क्रिया का फल है या क्रिया का जो प्रभाव है वो दोनों ही किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। तो कर्ता पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि कर्म है नहीं और क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। क्योंकि किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। अगर वाक्य के अंदर कर्ता और क्रिया प्रयुक्त है तो वह वाक्य पूर्ण होता है। तो कर्ता और क्रिया दोनों होने चाहिए। कर्म की आवश्यकता अकर्मक क्रियाओं में नहीं होती, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? अकर्मक। ऐसी क्रियाएं जो कर्म के बिना प्रयुक्त होती हैं, कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया का प्रभाव या फल किस पे पड़ता है? कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे चिड़िया उड़ती है तो उड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? उड़ती है। इस क्रिया शब्द का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? चिड़िया पर पड़ रहा है। चिड़िया क्या है इसमें? उड़ने वाली, मतलब कर्ता कारक है। तो इस कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, इसमें कर्म नहीं है, क्योंकि चिड़िया कर्ता कारक है और उड़ती है क्रिया है। तो इस क्रिया का प्रभाव चिड़िया पर ही पड़ रहा है, मतलब कर्ता पर ही पड़ रहा है। नाचता है, मोहित नाचता है, नाचने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मोहित पे। मोहित क्या है? कर्ता कारक है। तो इस क्रिया का प्रभाव कर्ता कारक पे पड़ता है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। बच्चा रोता है, रोने का प्रभाव बच्चे पर ही पड़ता है। बच्चा क्या है? कर्ता कारक है यहाँ, तो इस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है। गाती है, राधा गाती है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राधा पर पड़ रहा है, इसलिए कर्ता पर प्रभाव पड़ने के कारण अकर्मक क्रिया है। मुख्य अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? सोना, उठना, गिरना, रोना, दौड़ना, चलना, डरना, मरना, हंसना आदि। ये सब क्या है? ये मुख्य रूप से अकर्मक क्रियाएं हैं। सोना, जैसे रोहित सो रहा है, अब सोने का प्रभाव रोहित पर ही पड़ेगा, उसमें कर्म नहीं होगा। उठना, मोहित उठ गया है। गिरना, वह गिर गया, या ये कहें कि राधा गिर गई, तो गिरने का प्रभाव राधा पर ही पड़ेगा। रोना, बच्चा रोता है या बालक रो रहा है, तो रोने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? बच्चे पर ही पड़ेगा। दौड़ना, वह दौड़ रहा है, दौड़ने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? वह मतलब सर्वनाम है, तो नाम भी हो सकता है कि राकेश दौड़ रहा है, दौड़ने का प्रभाव राकेश पर, कर्ता कारक पर पड़ेगा। चलना, रितिका चल रही है, तो चलना अकर्मक क्रिया। डरना, मरना, हंसना आदि क्या है? ये सब मुख्य अकर्मक क्रियाएं हैं। इसके बाद दूसरा आता है भेद सकर्मक क्रिया। स का अर्थ होता है साथ में, ऐसी क्रियाएं जो कर्म के साथ प्रयुक्त होती हैं। स का मतलब साथ में या सहित,
ऐसी क्रियाएं जो कर्म के साथ प्रयुक्त होती हैं, कर्म सहित क्रिया, वो होती है सहकर्मक क्रिया। परिभाषा क्या है? जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है तथा क्रिया का फल या प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। इन क्रियाओं में कर्ता भी होता है, कर्म भी है और क्रिया भी। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? क्रिया का प्रभाव पहले कर्म पर पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? कर्म पर। और अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, और सहकर्मक क्रिया में जब कर्म उपस्थित है तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, न कि कर्ता पर। उसे सहकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मीरा भजन गाती है, ये गाती है, इसका प्रभाव, इस क्रिया शब्द का प्रभाव किस पे पड़ेगा? भजन पर। इसकी पहचान करने के लिए अकर्मक और सहकर्मक क्रिया की पहचान करने का सबसे सीधा सरल उपाय क्या है कि आप क्रिया शब्द से प्रश्न करो, क्या और किसको। क्या प्रश्न करो? क्या और किसको। ये दो प्रश्न करने हैं क्रिया शब्द से पहले। ये दो प्रश्न आप क्रिया शब्द से पहले करो, ठीक है? तो उत्तर मिलता है तो सहकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है। जैसे मीरा भजन गाती है, क्या गाती है? भजन। किसको गाती है? भजन को गाती है। उत्तर मिल गया, सहकर्मक क्रिया है। राहुल पाठ पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पाठ। किसको पढ़ता है? पाठ को पढ़ता है। तो ये क्रिया शब्द से पहले प्रश्न करो, क्या और किसको। अगर इनका उत्तर मिलता है तो सहकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया है। दादी कहानी सुनाती है, क्या सुनाती है? कहानी। किसको सुनाती है? कहानी को सुनाती है, ठीक है? पिताजी ने मुझे गणित समझाया, क्या समझाया? गणित। किसको समझाया? गणित को समझाया। तो दोनों के उत्तर मिलते हैं। और इन वाक्यों में हम सहकर्मक क्रिया होने के कारण को का प्रयोग भी आपको किया हुआ मिल जाएगा, क्योंकि को जो है वो कर्म कारक होता है। जहां कर्म कारक लग जाएगा तो वहां कर्म उपस्थित होगा। जैसे मीरा भजन गाती है, तो हम बोल सकते हैं मीरा भजन को गाती है। यहाँ को का लोप कर दिया गया है, भजन को गाती है, कर्म कारक है। राहुल पाठ को पढ़ता है, को कर्म कारक है, इसके बाद लगा हुआ है तो पाठ क्या है? कर्म है। पाठ क्या है? कर्म है। इसमें भजन कर्म है। और दादी कहानी सुनाती है, दादी कहानी को सुनाती है, कहानी इसमें कर्म है, को कर्म कारक। पिताजी ने मुझे गणित समझाया, पिताजी ने मुझे गणित को समझाया। और यहां भी आ सकता है मुझको, यहां दो कर्म उपस्थित हो गए, ठीक है? तो इस प्रकार से अकर्मक और सहकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं? अकर्मक और सहकर्मक के जो वाक्य हैं उसमें क्रिया शब्द देखें। क्रिया शब्द हमेशा हिंदी में वाक्य के अंत में होते हैं। वाक्य के अंत में होंगे तो वाक्य के अंत में जो क्रिया शब्द है उससे प्रश्न करें, क्या और किसको। क्या और किसको का अगर उत्तर मिलता है तो सहकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया है। अब एक बात का ध्यान रखें कि सहकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सहकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया और दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। तो इसमें देखो मीरा भजन गाती है, क्या गाती है? भजन। किसको गाती है? भजन को। तो क्या और किसको जब लगाएंगे तब अगर क्या और किसको लगाने से एक ही उत्तर मिले, जैसे मीरा भजन गाती है, क्या गाती है? भजन। किसको गाती है? भजन को। तो इसमें एक कर्मक क्रिया है, ठीक है? राहुल पाठ पढ़ता है, किसको पढ़ता है? पाठ को। क्या पढ़ता है? पाठ। दोनों एक ही उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब एक ही कर्म है। इसमें भी कहानी क्या सुनाती है? कहानी। किसको सुनाती है? कहानी को। एक ही कर्म है।
ठीक है। अब आप इसमें देखिए, पिताजी ने मुझको गणित समझाया। क्या समझाया? क्या समझाया? गणित को समझाया। किसको समझाया? क्या समझाया? गणित को। किसको समझाया? मुझको। क्या समझाया? गणित। और किसको समझाया? मुझको। तो यहां मुझको या मुझे जो कर्म है और ये भी कर्म है। क्या समझाया? गणित। किसको समझाया? मुझको। तो इसमें दो कर्म हो गए, तो ये क्या होंगे? द्विकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। तो इस प्रकार से सहकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जब क्या और किसको लगाने से एक ही उत्तर मिले, एक ही उत्तर मिले मतलब एक ही कर्म की प्राप्ति हो, तो एक कर्मक क्रिया। अगर दो अलग अलग उत्तर मिलते हैं तो द्विकर्मक क्रिया। जैसे अध्यापक ने राहुल को पाठ समझाया। तो आप प्रश्न करें, क्या समझाया? पाठ। एक कर्म तो ये हो गया, एक कर्म। और किसको समझाया? राहुल को। तो राहुल क्या हो गया? ये दूसरा कर्म हो गया। तो दो कर्म हो गए, दोनों के उत्तर अलग अलग मिलते हैं। तो यहाँ क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। सहकर्मक क्रिया का भेद द्विकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार से आप इनकी पहचान कर सकते हो। इसके अंदर जो दो कर्म उपस्थित होते हैं, एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। जो दो कर्म उपस्थित होंगे, एक मुख्य कर्म होगा और एक गौण कर्म होगा। तो पाठ ये क्या है? मुख्य कर्म। और ये क्या है? गौण कर्म। तो इस प्रकार से मुख्य और गौण दो प्रकार के कर्म इसमें होते हैं और इसी कारण इसमें द्विकर्मक सहकर्मक का भेद द्विकर्मक क्रिया, मतलब दो कर्म इसमें होंगे। तो ये आपका कर्म के आधार पर दो भेद है, अकर्मक क्रिया और सहकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पर पड़ता है। और सहकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है और क्रिया का व्यापार या फल किस पे पड़ता है? कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है। और सहकर्मक अकर्मक की पहचान करने के लिए क्रिया शब्द से पहले क्या और किसको लगाकर देखें। अगर उत्तर मिल जाता है तो सहकर्मक क्रिया, अगर उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं। क्रिया के 5 भेद होते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, 4 नंबर पूर्वकालिक क्रिया और 5वां आज्ञार्थक क्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कर्ता कारक स्वयं किसी कार्य को न करके क्या करता है? किसी कार्य को करने के लिए किसी दूसरे को प्रेरणा देता है, दूसरे को कहता है, तो वहाँ होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माँ माली से पौधे लगवाती है, माँ स्वयं पौधे न लगा करके माली से पौधे लगवाती है। तो यहाँ कर्ता कारक माँ ने क्या किया? माली से पौधे लगवाए, माली से पौधे लगवाए। तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। मोहन ने अध्यापक से रोहित को पिटवाया। मोहन ने रोहित को स्वयं नहीं पीटा, किससे पिटवाया? अध्यापक से पिटवाया। तो इस प्रकार से कर्ता कारक किसी कार्य को स्वयं न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं
एक साथ मिलकर आती है तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। दो या दो से अधिक क्रियाएं, दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर के एक पूर्ण क्रिया बनाती है, वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह पढ़ चुका था, वह पढ़ चुका था, पढ़ चुका, पढ़ना और चुका था, ये दो क्रियाएं इनके साथ में मिल गई और पढ़ चुका था ये पूर्ण क्रिया बन गई। पढ़ना और चुकना मतलब काम को पूरा कर लेना। तो इस प्रकार से दोनों क्रियाएं बन करके दोनों एक अर्थ की अभिव्यक्ति देने के लिए दोनों संयुक्त हो गई हैं और संयुक्त होकर के क्या बन गई है, पढ़ चुका था। भारत मैच खेल रहा था, एक खेलना और एक खेलते रहना दोनों को मिलाकर के, खेलते रहना दोनों को मिलाकर के क्या बन गया, खेल रहा था। तो इस प्रकार से संयुक्त क्रिया में दो क्रियाओं का मेल हो जाता है। तीसरा भेद है नाम धातु क्रिया। वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनती हैं, वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लालच से बन गया ललचाना, जैसे वह ललचाता है। हाथ से हथियाना, उसने सारी संपत्ति हथिया ली। हाथ से, हाथ संज्ञा से क्या बन गई, हथियाना। लाज से क्या बन गया, लजाना, वह लजाती है। लजाना मतलब लजाती है, लजाना। और गरम से गरमाना, गरम विशेषण होता है, विशेषण से बन गई गरमाना, वह गरमाता है। अपना से अपनाना, उसने राहुल को अपना लिया। अपना से अपनाना, अपना लिया आदि। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु का मतलब है नाम से बनने वाली क्रियाएं, नाम से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं। नाम का मतलब है संज्ञा सर्वनाम और उससे संबंधित विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। 4 नंबर भेद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में जहां मुख्य क्रिया से पूर्व एक अन्य क्रिया हो, जहां मुख्य क्रिया से पहले एक अन्य क्रिया हो और पूर्व क्रिया जो पहले से जो क्रिया है उसके साथ क्या जुड़ा हो, कर या करके शब्द जुड़ा हो, कर या करके शब्द जुड़ा हो, वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। मतलब मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया का हो जाना, पहले से ही पूर्वकालिक, पहले से ही किसी क्रिया का हो जाना। वह खाना खाकर सो गया, यहाँ सोने का काम हुआ परंतु उससे पहले क्या हुआ, खाना खाया और फिर सो गया, खाना खाकर सो गया। वह उठकर पढ़ने लगा, उठकर, पहले उठा उसके बाद पढ़ने लगा। तो पढ़ने लगा मुख्य क्रिया होगी और पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गई, उठकर। जिसके साथ कर या करके जुड़ा हो वो पूर्वकालिक क्रिया होगी और अंत में होगी मुख्य क्रिया। जैसे वह खाना खाकर सो गया, सो गया मुख्य क्रिया और खाकर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। 5वां भेद है आज्ञार्थक क्रिया। जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है उसे आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उधर जाओ, किसी को आज्ञा देना, उधर जाओ, जाओ पानी लेकर आओ, वहां बैठ जाओ, आप अपना काम कीजिए, मैं बाहर जा सकता हूं। इस प्रकार से जहां आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना का बोध हो वहां क्या, कौन सी क्रिया होती है, वहां आज्ञार्थक क्रिया होती है। आज्ञार्थक का मतलब है आज्ञा देने के अर्थ में, किसी को अनुमति देने के अर्थ में, आज्ञा देने के अर्थ में या प्रार्थना करने के अर्थ में, वहां कौन सी क्रिया होती है, आज्ञार्थक क्रिया। जहां किसी को आज्ञा दी जाए, किसी को कोई अनुमति मांगी जाए या जहां प्रार्थना की जाए वहां कौन सी क्रिया होती है, आज्ञार्थक क्रिया होती है। तो इस प्रकार से संरचना के आधार पर क्रिया के जो 5 भेद हैं उनका वर्णन हमने आज पढ़ा। आपको सबसे पहले क्रिया की परिभाषा लिखनी है और फिर क्रिया के भेद किन आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और कर्म के आधार पर। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर और दूसरा संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 भेदों का वर्णन हमने पढ़ा, अकर्मक और सहकर्मक। तो हमें कर्म के आधार पर दोनों भेदों
की परिभाषा लिखनी है, अकर्मक की और सहकर्मक की, और उसके कुछ उदाहरण लिखने हैं। उसके बाद संरचना के आधार पर जो भेद है उनकी परिभाषा जैसी यहाँ लिखवाई गई है या आपको असेसमेंट में डाल दी जाएगी, उसमें से आप संरचना के आधार पर पांचों भेदों की परिभाषा और उनके साथ एक एक उदाहरण लिखेंगे। परीक्षाओं में आपसे अगर कोई वाक्य दिया जाता है तो ऊपर लिखा होता है कि कर्म के आधार पर भेद बताइए या संरचना के आधार पर। जहाँ संरचना के आधार पर भेदों का वर्णन पूछा जाए वहाँ संरचना के आधार पर भेदों के नाम लिखने आपको, और जहाँ कर्म के आधार पर किसी वाक्य में भेद पूछे जाए क्रिया के तो वहाँ कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया है कि सहकर्मक क्रिया है वो भेद आपको लिखने पड़ेंगे। तो आज का हमारा क्रिया का जो टॉपिक था वो आज पूरा हो गया। इसका असेसमेंट आपके ऐप पर डाल दिया जाएगा। इस असेसमेंट को देख करके आप इस चैप्टर को, इस पाठ को पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।